हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में बड़ा ही बृहत और आराम से चर्चा करने वाला हूं। इनकी कुंडली मैंने पहले भी देख करके इनको सारा वर्णन पहले भी बता दिया है, लेकिन इनका विशेष आग्रह हुआ कि गुरुजी एक कुंडली का पूरा विवरण एक फुल जिंदगी का अगर बन जाए तो कमाल हो जाए। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, तो जो फीस है मैंने फीस ली इनसे और उसके बाद मैं इनके कुंडली का विवरण जो है इनको देने जा रहा हूं। और बड़े ही शांत मन से आप सुनने का प्रयास करना। आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली आपके सामने में इधर लगा हुआ है, आप देख ही रहे होगे। ये जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है और कन्या राशि है आपकी। ये आप लिख लो, मिथुन लग्न और कन्या राशि। आपके कुंडली के मैं बता देता हूं कि दूसरे भाव में गुरु जो है सो कर्क राशि में बैठा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्क राशि का गुरु जो है सो उच्च का होता है, यानी कि अपार धन दौलत देने में गुरु जो है आपके कुंडली में सक्षम है, यानी कि पैसा का बढ़िया योग है। विशेष फलादेश में बाद में करूंगा। उच्च का गुरु बैठा हुआ है कुंडली के दूसरे भाव में 5 डिग्री पर में। तीसरे भाव में शनि के साथ राहु भी युति बना करके बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। पंचम भाव में जो है सो कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में कोई नहीं। सातवें में कोई नहीं। आठवें में कोई नहीं। नौवें में शुक्र और केतु की युति बना करके बैठे हुए हैं। दसम भाव में सूर्य मंगल और बुध जो है सो युति बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ बुध नीच का हो गया। इस प्रकार से ग्रहों की सब जो है सो स्थापन हो गई, यानी कि बैठे हुए हैं, प्लेसमेंट हो गया ग्रहों का। अब मैं आपको किस प्रकार से फलादेश करूंगा, बड़ा ध्यान से सुनना। आपको मैं एक अलग तरीके से फलादेश करता हूं, जो कौन से समय में जिंदगी में क्या फल की प्राप्ति होगी। मैं ग्रहों का फलादेश नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपके महादशा अंतरदशा के अनुसार फलादेश करने जा रहा हूं। जब आपका जन्म हुआ उस समय में आप लिख लो। आपको मैं लिखवाता हूं, आप लिखना शुरू करो, फिर आपको समझ में आएगा। आप लिखो, जब जन्म हुआ उस समय से लेकर के जो है 17/5/1988 तक चंद्रमा की महादशा रही। जन्म के समय में 17/5/1988 से लेकर के 17/5/1995 तक जो है मंगल की महादशा रही। 17/5/1995 से लेकर के 17/5/2013 तक राहु की महादशा। और 17/5/2013 से लेकर के 17/5/2029 तक जो अभी समय चल रहा है गुरु की महादशा है। 17/5/2029 से लेकर के 17/5/2048 तक शनि की महादशा। और 17/5/2048 से लेकर के 17/5/2065 तक जो है सो बुध की महादशा। 17/5/2065 से 17/5/2072 तक केतु की महादशा। अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। पेज पलट दो। दूसरे पेज में जो मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लिखो। आप लिखो 17/5/2013 से लेकर के 5/7/2015 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 5/7/2015 से लेकर के 17 जनवरी 2018 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 17 जनवरी 2018 से लेकर के 23 अप्रैल 2020 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 23 अप्रैल 2020 से लेकर के 29 मार्च 2021 तक जो है सो गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा। और 29 मार्च 2021 से लेकर के 29 नवंबर 2023 तक, यानी कि 23 तक जो है गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 29 नवंबर 2023 से लेकर के 17/9/2024 तक जो है सो गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 17/9/2024 से 17 जनवरी 2026 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। और 17 जनवरी 2026 से लेकर के 23/12/2026 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। और 23/12/2026 से लेकर के 17/5/2029 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। अब आगे लिखो, फिर से पेज पलट दो आप और लिखो 17/5/2029 से लेकर के 20/5/2032 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 20/5/2032 से लेकर के 29 जनवरी 2035 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा।
29 जनवरी 2035 से 8 मार्च 2036 तक शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा। 8 मार्च 2036 से लेकर के 8/5/2039 तक शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 8/5/2039 से लेकर के 20/4/2040 तक शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 20/4/2040 से लेकर के 20 नवंबर 2041 तक शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 20/11/2041 से लेकर के 29/12/2042 तक शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। और 29/12/2042 से लेकर के 5 नवंबर 2045 तक शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 5 नवंबर 2045 से लेकर के 17 मई 2048 तक शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। और आगे लिखो आप एक पन्ना और उल्टो और लिखो 17 मई 2048 से लेकर के 14/10/2050 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 14/10/2050 से लेकर के 11/10/2051 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 11/10/2051 से लेकर के 11/8/2054 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। और 11/8/2054 से लेकर के 17/6/2055 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 17/6/2055 से लेकर के 17 नवंबर 2056 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। और 17 नवंबर 2056 से लेकर के 14 नवंबर 2057 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। और 14 नवंबर 2057 से लेकर के 1/6/2060 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 1/6/2060 से लेकर के 8/9/2062 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। और 8/9/2062 से लेकर के 17/5/2065 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, इससे आगे आप समझ रहे हो केतु का समय है और फिर जिंदगी में अब आगे का देखेंगे आगे। तो अब मैं फलादेश शुरू करता हूं। आपने 3 पेज में लगभग मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया। अभी मैं जैसे ही सूर्य का फलादेश शुरू करूंगा तो आप ये समझना कि सूर्य की महादशा जब जब आएगी तो वो फल लागू होगा और सूर्य की अंतर्दशा जब जब आएगी तो वो फल लागू होगा। चंद्रमा का जब मैं फलादेश करूंगा तो आप ये समझना कि चंद्रमा की महादशा जब जब आएगी तो वो फल लागू होगा और चंद्रमा की अंतर्दशा जब जब आएगी तो वो फल लागू होगा। आइए चर्चा को प्रारंभ किया जाए। सूर्य से ही चर्चा आरंभ करते हैं मित्रों। इनके कुंडली में ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न के कुंडली में सूर्य जो है एक मारक ग्रह होता है, अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। और सूर्य इस कुंडली में वैसे 27 डिग्री पर है, डिग्री वाइज कमजोर है, बहुत मजबूत नहीं है, तब भी आपको 5 से 10% तक परेशान करने में ये सक्षम है। किस प्रकार से सूर्य अपने महादशा अंतर्दशा में आपको परेशान करेगा, बड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। पिता को परेशानी देगा, पिता को टेंशन तनाव होगा सूर्य के समय में। पिता का हेल्थ वाइज इशू आएगा, आपको घुटनों में दर्द रहेगा। अगर आपका कोई भी काम सरकार के तरफ से चलता है या चलेगा उस समय में तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काम धंधा आपका सूर्य के समय में बहुत अच्छा नहीं चलेगा, पद में कमी आएगी, प्रभुता हाथ में पावर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, अधिकार की प्राप्ति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अधिकार के साथ साथ जो है सो आपको प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान में भी कुछ कमी का एहसास होगा और राजयोग में भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जो हायर चीजें हैं उन सब में भी आपको कमी का एहसास होगा। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में सूर्य के समय में कमी का एहसास होगा। माता के हेल्थ वाइज इशू आएंगे और माता को भी आपको माता से भी ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा, इसमें में माता भी परेशान रहेंगी। मकान बनाने में परेशानी आएगी लेकिन मकान बनाने का योग भी बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि ज़मीन से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ परेशानी, गाड़ी वगैरह लेने का जो है आपका मन कर सकता है। इस समय में अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो उस समय में आपको वो परेशानी ज़्यादा परेशान कर देगी सूर्य के समय में। सूर्य आपके कुंडली में तीसरे भाव के मालिक हैं तो छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहाँ से भी कुछ परेशानी, जूनियर्स से आपको विशेष मदद नहीं मिल पाएगा सूर्य की महादशा अंतर्दशा में, खुद के पराक्रम में कमी का सामना करना पड़ेगा। पेशेंस लेवल यानी कि धैर्य आपका कमज़ोर रहेगा। माता के लिए भी ये समय थोड़ा सा खराब रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है और गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वास
के अंग से संबंधित किसी प्रकार का जो है सूर्य आपको परेशानी भी दे सकता है। इसलिए सूर्य का फलादेश आपके लिए जो है सो बढ़िया नहीं है। चंद्रमा की बात करेंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा यानी कि रविवार के बाद सोमवार ही आता है। और मिथुन लग्न के कुंडली में चंद्रमा भी जो है एक मारक ग्रह ही होता है। चंद्रमा आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो जो जो परिणाम सूर्य दिया वो परिणाम चंद्रमा भी देगा। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा बदल किया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा इस कुंडली में 11 डिग्री पर में बैठा हुआ, तो सूर्य आपको केवल 5 से 10% परेशान करने में सक्षम था, लेकिन चंद्रमा जो है आपके कुंडली में, आपकी ज़िंदगी में 50 से लेकर के 70% तक आपको परेशान करने में सक्षम है चंद्रमा। और चंद्रमा के कारण जो है आपको चंद्रमा के समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सुख में थोड़ा सा कमी, माँ को हेल्थ वाइज इशू, जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब के रिगार्डिंग कुछ परेशानी। आपको बता दूं कि चंद्रमा की दृष्टि, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता को हेल्थ वाइज कुछ इशू, पिता का काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, आपका खुद का कारोबार में कमी, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग में कुछ कमी का एहसास होगा। और चंद्रमा के समय में जो है सो धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वाणी के रिगार्डिंग कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। वाणी थोड़ा सा तीखे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। दान पुण्य करने का मन ज़्यादा करेगा, और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है चंद्रमा के समय में, इसलिए सावधान। सूर्य के समय में आपको सूर्य के लिए किसी भी प्रकार का रत्न माणिक के आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है, और आप धारण कर भी नहीं सकते। इसलिए सूर्य को दैनिक रूप से जल देंगे सूर्य के समय में, और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप शुरू कर देंगे। परेशानी कुछ ही दिन बाद आपको बहुत कम माइनर होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का जब समय आएगा, तो चंद्रमा के समय में भी जो है सो आपको ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जो है, अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का, दोनों में से कोई भी 10 माला सुबह में रुद्राक्ष के माला पर में जाप करना शुरू कर देंगे। भगवान की कृपा से जो है वहां पर में भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में जो है सो छठे भाव का और एकादश भाव का मालिक है, और यानी कि लाभ का भी मालिक इस कुंडली में मंगल हो गया, और छठे भाव का भी मालिक हो गया। लेकिन मंगल जो है इस कुंडली में मारक ग्रह के तौर पर में गिना जाएगा, 50% और 50% अच्छा ग्रह के तौर पे गिना जाएगा। अब देख लो कि मंगल मीन राशि में बैठा हुआ है, मंगल 9 डिग्री पर में है, ये भी 50% रिजल्ट देने में सक्षम है। मंगल के समय में अब देख लो क्या क्या आपको फायदा और क्या क्या नुकसान जो है हो सकता है। मंगल के समय में क्या होगा कि दशम भाव में बैठा हुआ है, तो पिता को फिर से परेशानी, पिता को मंगल भी परेशान करेगा। उनको मंगल के समय में भी हेल्थ वाइज परेशानी, पिता पुत्र के बीच में दूरी बनना, आप कहीं रहोगे पिता कहीं रहेंगे, और पिता का काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का अगर कोई काम चल रहा होगा तो वहाँ भी टेंशन तनाव, आपका खुद का कारोबार में भी परेशानी, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग, इन सब को लेकर के भी थोड़े से परेशान रहोगे। और 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है आपके मस्तक पर में पड़ेगी, तो मेंटली तौर पर में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, शरीर में ऊर्जा ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन गुस्से में रहोगे, विवेक बुद्धि का सहारा थोड़ा सा कम ही लोगे। और आपको मैं बता दूं कि स्वभाव विनम्र के बदला जो है सो क्रूर हो जाएगा, यानी कि तीखे शब्दों का, तीखे लहजों का प्रयोग करोगे और थोड़ा सा परेशान रहोगे। मंगल की जो है सप्तम दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में मंगल के समय में कुछ कमी का एहसास, माता को कुछ परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, जमीन से संबंधित कुछ परेशानी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ परेशानी, मकान बनने का भी योग, जमीन खरीदने का भी योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग, गाड़ी लेने का भी योग, लेकिन इन सब के रिगार्ड परेशानी का भी योग, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस होने का भी योग रहेगा। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो इस समय में थोड़ा सा वो परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाएगी, अष्टम दृष्टि, विवाह ही नहीं कर रहे हो, नहीं तो विवाह करोगे तो पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, यहाँ से मंगल के कारण पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। पिता और पुत्र के बीच में मंगल के समय में कुछ टेंशन तनाव का भी योग बन गया, आपके और आपके संतान के बीच में। विद्या बुद्धि भी आपका कमाल का होगा, लेकिन उस समय में आपका प्रयोग बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे।
यश में कुछ कमी का एहसास होगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। धर्म और मंगल कार्य, मंगल की महादशा अंतर्दशा में बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। ननिहाल पक्ष से भी बहुत लाभ नहीं ले पाओगे मंगल के समय में। और मंगल जो है इस कुंडली में छठे भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से जो है मंगल के समय में जो है महादशा अंतर्दशा में दुश्मन भी थोड़ा सा परेशान करेगा, कुछ चिंता में भी रहोगे, कुछ हेल्थ वाइज इशू भी, कुछ कर्ज वगैरह लेने का भी नौबत आ सकता है, भगवान ना करे, केस मुकदमा का भी चक्कर हो सकता है। पेट से संबंधित परेशानी का भी योग, कलंक वगैरह लग सकता है, अपयश प्राप्ति का भी योग बनेगा, शोक और दुख भी थोड़ा सा आपको प्राप्त हो सकता है। और एकादश भाव का भी मालिक है, तो कुछ आय में भी वृद्धि करेगा, कुछ लाभ भी देगा, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाएगा, बड़े भाई बहन से भी कुछ लाभ दिलवाएगा अगर होंगे तो, सीनियर्स का भी कुछ सपोर्ट दिलवा देगा, पुत्र वधू दामाद वगैरह का भी जो है सुख दिलवाएगा। विवाह करोगे तब ना पुत्र वधू और दामाद होंगे। अच्छा, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है मंगल के समय में होगी। लेकिन ये जो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों का मैंने निगेटिव फलादेश आपको बताया है। हिंदुस्तान में ये पूर्ण रूप से फलित होगा, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जब रहोगे तो आपके लिए जो ये फलादेश है ये आपको पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। हिंदुस्तान से बाहर रहने पर में आपको इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन जितना ज़्यादा मैं बता रहा हूँ उतना ज़्यादा असर वो नहीं करेगा हिंदुस्तान से बाहर के लिए। हिंदुस्तान के लिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही असर करेगा, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है। उसके बाद अब देख लो कि बुध भी जो है इस कुंडली में नीच का पड़ा हुआ है दसम भाव में। अब नीच का बुध हिंदुस्तान के लिए बर्बादी का रास्ता आपको दिखा रहा है, लेकिन यही आप हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। नुकसान तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। अब कैसे? अब बुध भी जो है आपके कुंडली में, अब कोई भी ज्योतिष देख करके ये भी कह सकता है कि यहाँ पर में बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहा है। बुधादित्य नामक राजयोग यहाँ पर में अप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से आपके लिए निगेटिव जो है सो यहाँ पर में बुध का फलादेश है। अब बुध देख लो नीच का बैठा हुआ है दसम भाव में, तो फिर से पिता से दूरी का योग बना दिया। पिता का काम धंधा में परेशानी का, बुध के समय में जब आपके कुंडली में आएंगे तो परेशानी का योग, सरकार से परेशानी का योग, काम धंधा आपका बहुत अच्छा ना चलने का योग, कारोबार पद प्रतिष्ठा में कमी का योग, क्योंकि बुध भी दसम भाव में ही बैठा हुआ है। अधिकार में कमी का योग, राजयोग फलित में परेशानी का योग, इसकी भी दृष्टि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में कमी का योग, माता से दूरी बनने का योग, दूर रहने का योग, मकान से संबंधित जो है सो परेशानी का योग, जमीन से संबंधित परेशानी का योग, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी का योग, और वाहन के रिगार्डिंग परेशानी का योग, छाती हृदय फेफड़े के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का जो है सो योग बुध देवता बना देंगे। आपको मैं बता दूं कि बुध देव इस कुंडली में जो है सो मालिक हैं लग्न के और चतुर्थ भाव के, जिसके कारण से आपका लग्नेश ही नीच का हो गया। यानी कि बुध देव छठे भाव में, ये दसम भाव में नीच के हो गए, जिसके कारण से प्रथम भाव के रिगार्डिंग भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यानी कि मेंटली तौर पर में परेशान भी आप रहोगे बुध के समय में, विवेक बुद्धि का भी विशेष सहारा नहीं ले पाओगे, ज्ञान में भी कमी का एहसास होगा, गर्व करने लायक काम बड़ा मुश्किल से कर पाओगे, और स्वभाव भी जो है, स्वभाव थोड़ा सा विनम्र जरूर रहेगा, लेकिन उसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। बुध के लिए भी आप किसी भी प्रकार का रत्न नहीं धारण कर सकते। बुध के लिए एक मंत्र का बुध के महादशा अंतर्दशा में सहारा लोगे, वो है ओम बुंग बुधाय नमः। ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला रुद्राक्ष के माला पे जाप शुरू कर दोगे, भगवान का कृपा रहेगा, जय जयकार रहेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति इस कुंडली में उच्च के हैं और योग कारक ग्रह हैं, बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं, लेकिन 5 डिग्री पर में है, जिसके कारण से 6 पंचे 30, 25 से 30% का रिजल्ट जो है वो देने में मात्र आपके कुंडली में सक्षम है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक पीला पुखराज आपको धारण कर लेना है। और एक सेकेंड, पीला पुखराज आपको धारण कर लेना है, और फिर गुरु का जो मैं फलादेश करने जा रहा हूँ वो आपको 80-90% तक आपको लागू होगा, लेकिन पुखराज बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए तब। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ गुरु का देख लो कि क्या क्या फलादेश है। गुरु आपके कुंडली में दूसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, अपार धन दौलत का योग बना रहा है गुरु।
धन धान्य संपत्ति का बहुत बढ़िया योग, परिवार से लाभ का योग, वाणी में सरस्वती बैठी होंगी, ऐसा ज्ञान की बातें करोगे, सत्य बोलोगे, दान पुण्य का भी काम करोगे, जीवा पर में सरस्वती बैठी हुई है, भोजन भात भी बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलने का योग बना देंगे। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चिंताओं का भी नाश होगा, रोग का नाश होगा, कर्ज वगैरह होगा तो वो खत्म होगा, कोई केस मुकदमा अगर चल रहा होगा तो बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में वो भी खत्म होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कलंक अगर कोई लग गया होगा तो वो भी दूर होगा, शोक और दुख का भी नाश होगा। और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो भी अष्टम भाव पर में है, देख लो, आयु में वृद्धि, जीवन से लाभ, अचानक से धन लाभ, विदेश यात्रा का योग, विदेश में जाके रहने का योग, विदेश से धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का योग। और इसकी नौवीं दृष्टि दसम भाव पर में, तो पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलना, पिता से भी लाभ का योग, पिता को आपसे भी लाभ का योग, सरकार से भी अगर कोई काम करोगे तो वहाँ से भी फायदा का योग, आपका खुद का कारोबार बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता मान सम्मान अधिकार राजयोग इन सब के प्राप्ति का योग बृहस्पति बना देगा। और कमाल का है बृहस्पति आपके कुंडली में, सप्तम भाव का मालिक है, तो विवाह ही नहीं कर रहे हो, नहीं तो पत्नी से भी लाभ का योग था, काम वासना की पूर्ति का योग, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलने का योग, दैनिक व्यवसाय भी बढ़िया चलने का योग, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी अगर काम चलता तो वो भी इस समय में बढ़िया ही रहता। और बृहस्पति इस कुंडली में जो है सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी स्वामी है, तो उसका भी रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत बढ़िया है बृहस्पति के लिए, लेकिन पॉसिबल अगर है तो आप एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर लो, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में जो है, तो आपके कुंडली में पंचम भाव के साथ साथ द्वादश भाव का मालिक होकर के नवम भाव में शनि के घर में बैठा हुआ है, ये भी योग कारक ग्रह है, ये भी बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। लेकिन आपको याद है ना, मैंने जब कुंडली देखी थी तो कहा था गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही, इसलिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। बाकी मैं शुक्र का बढ़िया रिजल्ट आपको इस कंडीशन के अलावा हर जगह शुक्र बढ़िया रिजल्ट देगा। तो शुक्र आपको देख लो कितना सुंदर रिजल्ट देने में जो है सक्षम है। शुक्र आपके समय में भाग्य का भी सपोर्ट, धर्म और तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलना, यश में भी वृद्धि का योग, शादी नहीं कर रहे हो नहीं तो ससुराल से भी लाभ का योग, और ससुर विवाह का भी समय चल रहा है अभी आपका। और आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा आचार्य गुरु इन सब के भी आशीर्वाद का योग बन रहा है। और इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से भी लाभ का योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग, पैसेंस लेवल बड़ा कमाल का रहने का योग, गुप्त शत्रु का नाश का योग, गुप्त शत्रु इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित, श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो उन सबको शुक्र संभाल लेगा, ज़्यादा परेशान आप नहीं हो पाओगे। शुक्र इस कुंडली में जो है, जैसा कि आपको अभी बताया कि पंचम भाव के मालिक के साथ साथ द्वादश भाव के भी मालिक है, तो विद्या बुद्धि में कमाल की वृद्धि का योग, उसका सही तरीके से यूज करने का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म और मंगल कार्य में वृद्धि का योग, ननिहाल पक्ष से भी जो है लाभ का योग, और द्वादश भाव का मालिक है तो विदेश से भी अपार धन दौलत प्राप्ति का योग जो है शुक्र बना रहा है। कुछ आपको अस्पताल का खर्चा भी हो सकता है और कुछ खर्चा भी आपका इस समय में जो है फालतू का होगा। लेकिन अब बृहस्पति के महादशा में जो शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। शुक्र के लिए भी शुक्र के समय में, इस समय को छोड़ करके शुक्र के समय में जो है आप चाहें तो बढ़िया क्वालिटी का एक व्हाइट पुखराज अथवा ओपल फायर अथवा हीरा अथवा स्फटिक धारण कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में जो है सो नवम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी मालिक हैं, और मिथुन लग्न के कुंडली में शनि जो है सो एक योग कारक ग्रह होते हैं, बढ़िया ग्रह होते हैं। तो शनि का रिजल्ट भी जो है आपके लिए बड़ा ही उत्तम है। शनि आपके कुंडली के तीसरे भाव में राहु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, यही थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी शनि की डिग्री जो है सो 14 डिग्री है, पूरा सक्षम है, राहु को दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। शनि का जब समय आएगा जिंदगी में, आपको मैं बता दूं कि खूब मेहनत करोगे, आप परिश्रम खूब करोगे, जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल धैर्य बड़ा कमाल का रहेगा, और गुप्त शत्रु अगर परेशान करने की कोशिश करेगा तो आप ही उसको परेशान कर दोगे।
गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी माइनर अगर समस्या है उसको भी ये दबा देगा। इसकी तीसरी भाव पर में पंचम भाव पर में तीसरी दृष्टि तो एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बना रहा है शनि। विवाह करो जल्दी से। पुत्री प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म और मंगल कार्य करने का भी योग, ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग शनि के समय में भी बनेगा। और शनि की जो है 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य के फायदा का योग, भाग्य में वृद्धि का योग, धर्म और तीर्थ यात्रा का योग, यश में वृद्धि का योग, ससुराल पक्ष से लाभ का योग, और संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सबसे भी आशीर्वाद प्राप्ति का योग, शिक्षा स्तर में भी वृद्धि का योग। और 7 का 8 9 10 दसम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो कुछ खर्चा भी होगा, कुछ धनहानि भी होगी, लेकिन विदेश से अपार धन दौलत प्राप्ति का योग आपके लिए जो है बन जाएगा। और कुछ माइनर आपका पैसा जो है अस्पताल में भी जा सकता है। राहु की अब चर्चा करेंगे। शनि के समय में अगर आप चाहो तो नीलम भी धारण कर सकते हो, नहीं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 14 डिग्री पर में खुद शनि है तो उसके लिए नीलम धारण करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। राहु के समय में जो है राहु आपके लिए मारक है, अच्छा नहीं है, तो राहु आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। राहु की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो छोटा भाई बहन तो है नहीं, तो जूनियर्स से टेंशन तनाव, माँ के लिए बड़ा विपरीत समय, पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल में कमी, गुप्त शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, गले नाक कान से संबंधित, श्वास से संबंधित परेशानी का योग। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि इसकी जो है सो सप्तम भाव पर में तो विवाह में विलंब का योग, काम वासना में अधिकता का योग, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक व्यवसाय में परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, पार्टनरशिप में बिजनेस को भी राहु जो है खराब कर देगा। राहु की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य में परेशानी का योग, भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, धर्म और तीर्थ यात्रा में परेशानी का योग, यश में कमी का योग, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव का योग, ब्राह्मण गुरु ऋषि मुनि आचार्य संत महात्मा का आशीर्वाद में भी कमी का योग। 8 9 नवम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में कमी का योग, लाभ में कमी का योग, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी जो है सो परेशानी का योग बना देगा आपके ज़िंदगी में राहु। केतु की अगर चर्चा करें तो केतु आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं है। केतु आपको मानसिक तौर पर में जरूर परेशान करेगा, लेकिन केतु के समय में केतु के मंत्र का जाप करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। केतु की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो भाग्य का भी मिला जुला के सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी कुछ पालन कर लोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी हल्का फुल्का कर लोगे, यश में भी कुछ वृद्धि हो जाएगी, ससुराल पक्ष से भी मिला जुला के लाभ ले लोगे, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि इन सब का भी कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि आपके मस्तक पर तो मेंटली तौर पर में केतु परेशान रखेगा थोड़ा। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो जूनियर्स में थोड़ी सी परेशानी, पराक्रम की फिर भी वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल थोड़ा सा कमजोर होगा, गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश करेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी का योग। और पंचम भाव पर में दृष्टि संतान प्राप्ति में कुछ परेशानी का योग और पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा केतु। विद्या बुद्धि में भी थोड़ी सी परेशानी होगी और यश में भी थोड़ी सी कमी होगी, धर्म कर्म का भी थोड़ा सा कम पालन कर पाओगे, लेकिन फिर भी विदेश में अगर रहोगे केतु के समय में भी तो वो भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, आपको बढ़िया ही रिजल्ट देगा। केतु के समय में ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला रात में जाप, और राहु के समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जो है 10 माला जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही जो है सो आपके कुंडली का पूर्ण विवरण है, लगभग सारी बातें जो है हमने आपको बता दी। अब आपको एक लंबे समय तक किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता जो है ज़िंदगी में दोबारा नहीं पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ग्रहों की जो भी महादशा अंतरदशा आएगी तो आप आराम से जो है सो उस मंत्र का सहारा ले लोगे, भगवान की कृपा से बड़ा उत्तम रहेगा। आपको मैं ये भी बता देता हूँ ज़िंदगी में कौन कौन सा रत्न धारण कर सकते हो, एक बार बता ही चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ। आप अगर चाहो तो गुरु का पीला पुखराज धारण कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि का नीलम धारण करने की जरूरत नहीं है, राहु केतु का रत्न नहीं धारण करना है, चंद्रमा के लिए रत्न नहीं धारण करना है, मंगल के लिए रत्न नहीं धारण करना है, सूर्य के लिए रत्न नहीं धारण करना है, बुध के लिए रत्न नहीं धारण करना है, शुक्र के लिए शुक्र के समय में अभी को छोड़ करके अगर चाहोगे तो रत्न धारण कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो बहुत ही आसान भाषा में, किताबी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो मैं आपको किताब का भी वो बताने वाला था, लेकिन किताबी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उससे आपको जो है समझ में दिक्कत आएगी, आप समझ नहीं पाओगे, संस्कृत वगैरह आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बोलिए राधे राधे।